आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़। आज मेरी, आपकी, हम सब की खुशबख्ती है कि हम एक ऐसे तख्लीक़कार के, एक ऐसे फ़नकार के रूबरू हाज़िर हुए हैं। हाज़िर का लफ्ज़ हम सब के लिए जचता इसलिए है कि एक शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी सर्फ़ की है हरफ़ों की, लफ्ज़ों की, ख्वाबों की, ज़िंदगी की आबियारी में, जो तमाम मुबाहिस से हट कर सिर्फ़ तख्लीक के मरकज़े और उसके महवर के अंदर रहा है। आपकी नज़मों पे बात करने के लिए मैं थोड़ी सी तमहीद बना रहा हूँ। पहले मुझे अपने लफ्ज़ बहुत छोटे महसूस हो रहे हैं और सोचना भी बहुत पड़ रहा है जब डॉक्टर इकबाल फ़हीम जोज़ी साहब जैसी शख्सियत के साथ आप बैठें और ये डॉक्टर साहब की शफ़क़त है कि वक्त दे रहे हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत आप आपकी तशरीफ़ सर। लाए मोहब्बत आपकी। और आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दावत दी, तो मेरी खुशबख्ती है। सर, ये आपका बड़ापन है। सर, क्या जो नज़मिया मजमूआ है मैं कोई और, बड़े खूबसूरत टाइटल के साथ, और ये जो उन्वान है ये भी आपको एक दफ़ा सोचने पे मजबूर करता है कि मैं कोई और, मतलब आप अपने ऊपर एकदम इसको तारी कर लेते हैं और एकदम आपके साथ मुकालमे पे आ जाता है। जोज़ी साहब की जो नज़में हैं, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता कुछ नज़मिया प्रोग्रामों के हवाले से जो मैंने किए मुख्तलिफ़ अशख़ास के साथ, उनमें एक मैंने बात की, कोशिश की कि ये जो नामानूसियत का सफ़र दर आया है नज़म के अंदर, ये क्यों है, और जो एक बहस है जदीदियत माँ बात जदीदियत की, वो जिन लोगों को या जिन शुअरा को लेकर बनाई जा रही है, की जा रही है, उनके अपने हाथों वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। जोज़ी साहब की जो ये नज़में हैं, इनका हवाला भी आगे चलकर मैं दूंगा, मिसरे भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो उरूज़ी हैं, गैर उरूज़ी हैं, और फिर सबसे बढ़कर ज़ाफ़ात का इस्तेमाल भी बड़ा खूबसूरत है। फिर मौज़ूआत की सतह पे जो तनव्वु है, और जो एक नसरी नज़्म के हमें लाज़मे हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कम दिखाई देती है आज, वो है शेरियत। लेकिन जोज़ी साहब के यहाँ वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर मैं आज के इस मुकालमे का आगाज़ करता हूँ। सर जी, नज़्म आपके लिए क्या है? नज़्म मेरे लिए एक जहान तख़य्युल है। वाह। ये एक सब्जेक्टिव इजहार है। वाह। ये एक पैरेलल दुनिया तख्लीक करता है। नज़्म के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ और सोचता रहता हूँ तो मेरे जहन में एक इमेज आता है कि जैसे ये कायनात है, ये जहान है, ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हुआ है, लेकिन अगर हम महसूस करें तो इसमें एक कंपोजिशन मौजूद है। वाह। जैसे इस पूरे आसमान में आपको कहकशाएं नज़र आएंगी, आपको दूर सितारे नज़र आएंगे, लेकिन जब आप कैमरे की आँख से या अपने विज़न की आँख से जब इसको देखते हैं तो इसको कंपोज करते हैं। वो जो कंपोज्ड शक्ल है, उसमें जब आप अपनी ज़ात शामिल कर देते हैं, क्योंकि जो विज़न है वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब आप उस एक विज़न को शामिल करते हैं तो वो एक सब्जेक्टिव तश्कील बन जाती है, जो मेरे लिए नज़्म है। क्या बात है सर, बड़ी एक मुदल्लल और बामानी बात आपने की। क्या नज़्म जदीद और कदीम के कटहरे में आती है? लफ्ज़ कटहरा मैंने इस्तेमाल किया। देखिए कि जिस तरह से ज़िंदगी इर्तिका पज़ीर है, एक तो ज़िंदगी की सब्जेक्टिविटी है कि हम महसूस कैसे करते हैं, हमारे ख़यालात क्या हैं,
हमारी रियलिटी की इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके साथ ही हर ख्याल एक हैत की भी तश्कील देता है। तो जिस तरह से ख्याल का इर्तिका होता आया है, उसी तरह से नज़म की हैत जो है उसके अंदर भी इर्तिका हुआ है। सो इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि कदीम, मैं कभी नहीं कहता कि जदीद। जैसे मैं नज़ीर अकबर आबादी को भी पसंद करता हूँ, मैं मीर तकी मीर को भी पसंद करता हूँ, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद मौलाना हसरत मोहानी और दूसरे उनके अलावा पैरेलल जितने भी अकाबरीन हैं, मैं सबको एंजॉय करता हूँ, लेकिन हर एक को मैं उसके दौर में रख के देखता हूँ। इसलिए कदीम और जदीद के अंदर कोई शार्प लाइन नहीं खींची जा सकती। हाँ, जदीद उसको कह लें कि जो आज है, कदीम उसको कह लें कि जो कल जो गुज़र गया, इससे ज़्यादा नहीं। सही। लेकिन ये एक रवायत है जो कि चली आ रही है। लेकिन यूरोप में तो सर शायद इसको मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करके बात कर रहा हूँ, कदीम और जदीदियत और माँ बाद जदीदियत का जो मामला है वो वहाँ पे सनती इनकलाब के साथ जोड़ा जाता है। क्या यहाँ उस थ्योरी को अप्लाई करना मुनासिब होगा? देखिए कि जैसे माँ बाद जदीदियत से पहले वजूदियत थी जी, वजूदियत से पहले अकल परस्ती थी, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं जी। मॉडर्न हम मार्क्स को कहते हैं कि वहाँ से जदीदियत शुरू हुई, या मॉडर्न हम इनकलाब फ़्रांस को कहते हैं कि उस वक़्त तारीख़ ने एक करवट ली। उससे पहले को हम कदीम कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि जो रोमांटिक तहरीक थी, वाह, जिसमें कीट्स है, शैले है, बायरन है, कॉलरिज है, उसको आप कहाँ रखेंगे? वाह, वो भी तो जदीद था। क्या बात है, बल्कि जदीद तर था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उन्होंने वो जो विक्टोरियन तहजीब पुरानी चली आ रही थी, जिसमें कि ये तय था कि हमने सिर्फ हाई वैल्यूज़ ही की बातें करनी हैं, या हमने सिर्फ रिलीजियस कैंटोज लिखते हैं, वहाँ से उन्होंने बगावत की और उन्होंने कहा कि नहीं, जज्बात का शायरी के अंदर जज्बात का पहलू ज़रूरी है। क्या बात है, शेरियत तो इसी का नाम है। यहाँ से रोमांटिसिज्म शुरू होगा। तो अपने दौर में वो जदीद थी, फिर रोमांटिसिज्म ख़त्म हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक रॉ है जो चलती आ रही है। लेकिन जब भी कोई इज़म आता है, वाह, जैसे एक एग्जिस्टेंशलिज्म है, वाह, तो वो अपने आप को मनवाने के लिए अपने से पहले तमाम लिटरेचर को माइनस रद्द कर देता है। वहाँ से उसकी शनाख्त पैदा होती है। तश्कील और रद्द तश्कील का अमल, तश्कील और रद्द शनाख्त का मसला है। अब वजूदियत के बाद आ गई माँ बाद वजूदियत। तो अगर आप देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म में काफ़ी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो उन्होंने माजी से लिए हैं। सारा कुछ जदीद नहीं है, यही बुनियादी बात है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ को ये भी है कि जैसे तरक्की पसंद तहरीक, इसमें बेशुमार लिखने वाले थे, अफसाना निगार भी थे, लेकिन उन्होंने एक मंशूर दिया कि हमें निचले तबके की अक्कासी करनी है और हमने जो बालाई तबका है उसको जालिम साबित करना है और उसको झूठा साबित करना है, और जो निचले तबके का मज़दूर है या गरीब आदमी है
उसको हमने सच्चा साबित करना है। सो एक उन्होंने फार्मूला दे दिया, उस फार्मूले के गिर्द बेशुमार चीज़ें लिखी गई, लेकिन जेन्युइन जब लोग निकले तो कितने लोग हैं? बेदी है, मंटो है, कृष्ण चंद्र है, बस। उसके बाद फिर एक अलग चीज़ शुरू हो जाती है। अगर शायरी में देखें तो फैज़ अहमद फैज़ है, साहिर लुधियानवी, बस। अली सरदार जाफरी और दूसरे जो लोग हैं वो फिर और तरफ चले जाते हैं और मामला और हो जाता है, वो चिंता नहीं रह सकती। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात को मोड़ कर दोबारा नज़म की तरफ लाता हूँ। एक किताब आती है नज़म कैसे लिखें जी, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब के, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम साहिब इल्म शख्सियत हैं। वो नज़म बड़ी मकबूल भी हुई, लेकिन वो किताब बड़ी मकबूल हुई उनके जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे, और फिर उसके बाद यकसर वो मंजरनामे से गायब हो गई वो किताब। उसके कंटेंट यही थे कि नज़म कैसे लिखें, आगाज़ कैसे हो, तमाम वो कुलिये थे। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या नज़म किसी कुलिये के तहत लिखी जा सकती है? आपने आज तक, आपका कोई जो शेरी तजुर्बा है उसमें कोई ऐसा तजुर्बा है कि नज़म कैसे लिखें? देखें, एक इसे फार्मूला ना कहें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़नून में हर जगह एप्लीकेबल है। सही। चाहे वो टीवी ड्रामा हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो तनकीदी मजमून हो या नज़्म हो। सही। कि एक उसकी बिगिनिंग है, एक उसका क्लाइमैक्स है, एक उसका कंक्लूजन है। अब जब हम तख्लीकी तौर पे इन तीन चीज़ों को देखते हैं तो हम नज़म को मिडल से भी शुरू कर सकते हैं, और इसी तरह से हम ड्रामे को मिडल से भी शुरू कर सकते हैं और पीछे जाएं, पस मंज़र में चले जाएं, ये तो दुरुस्त, और उसके बाद आगे चले जाएं। ये तो दुरुस्त बात है बिल्कुल, क्योंकि काफिया रदीफ तो है नहीं है। क्योंकि अगर कंक्लूजन है, हम बेशुमार ऐसी नज़में हैं जो कंक्लूजन से शुरू होती हैं, अख्ताम से आगाज़ हो रही हैं। हाँ, कि जी एक मर्डर हो गया, अब वो तफसील में जाएगा, बैकग्राउंड में जाएगा, क्या वाक़यात थे, क्या हुआ, जी बिल्कुल ऐसे ही कि ये मर्डर हो गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो उसने मिडल से शुरू किया। बिल्कुल ऐसे। तो इन चीज़ों को, आप इन मोहरों को एक नई तश्कील देने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि मैं आग के दरिया को कहूँ कि ये नज़म है? नहीं, वो नावल है, उसका एक्सप्रेशन और है। इसी तरह से नज़म है, इसका एक्सप्रेशन मखसूस है, इसमें मेटाफर होंगे, इसमें सिंबल्स होंगे, इसमें इमोशनल लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, इसमें ताक़ुलाती ज़ुबान जो है यानी सेरिब्रल लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाएगा तो वो मेटाफर्स के ज़रिए और तशबीहात के ज़रिए, तो हमें नज़में बनती हैं। अच्छा सर, नज़म कहीं से भी शुरू की जा सकती है, ये बाकायदा नज़म भी है किसी की, मुझे इस वक्त शायर का नाम जहन में नहीं आ रहा, ये एक लाइन भी है, लेकिन सर जब आप इस तरह एक प्रॉपर फ्लैशबैक की टेक्निक रख के या कोई भी टेक्निक रख के अगर काम करेंगे, तो ऐसे में सर फिर जो आपके दाखिली अवामिल हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगे? आपकी नज़मों में हमें आप खारिज के साथ दाखिल पूरे का पूरा मिलता है, ये नहीं कि आपके साथ बैठे हुए हैं। लैला का जो नोहा है उसके अंदर हमें ये पूरी चीज़ पूरी की पूरी नज़र आती है, फिर जो गन्नम वाली नज़म है उसमें पूरी की पूरी नज़र आती है, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपकी तशबीहात, आपके इस्तिआरे आपके अपने हैं, अगर फार्मूलाइजेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपका दाखिल कहाँ जाएगा? आपकी तशबीह, आपके इस्तिआरे, आपकी वो सारी चीज़ें, वो फिर तो जो आपने सिनेरियो क्रिएट करना है आप उसके मुताबिक लिखेंगे। देखिए, एक तरीक़ेकार है जो कि राम्बो का था, मिलारने का था, बॉडलियर का था, कि वो बहुत सारी ड्रग्स इस्तेमाल करते थे।
सही, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। उसके बाद जिस तरफ भी उनको जहनी रौ चली जाए वो उस पर फिर वो लिख लेते हैं। स्पॉन्टेनियटी। जी ठीक है। लेकिन प्योर स्पॉन्टेनियटी जो है वो नज्म को तख्लीक नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। हाँ। वाह। वो जो आपका शऊर है वो एक जैसे चप्पू है। हम किसी कश्ती को यूं समुंदर की लहरों के ऊपर नहीं डाल देते। हमें पता है कि वो लाइट हाउस है, मैंने लाइट हाउस की तरफ जाना है। वाह वाह वाह, सो हम चप्पू खेते हैं। क्या बात है, क्या ये है आपकी टेक्निक, वाह, ये है आपका शऊर। वाह। हाँ। हाँ। जब आप मश्क करते रहते हैं और आपके अंदर सदाकत भी हो, शायराना सदाकत बहुत ज़रूरी है। क्या अच्छी बात है यार, वाह 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 वाह। हाँ। ये वो बात है जिसके लिए आज हम सबको, मेरे हमअसरों को, मेरे बाद के दोस्तों को, नौजवान शायरों को इस पे ईमान लाने की ज़रूरत है। शायराना सदाकत के बग़ैर पहली सत्र से लेके आखिर तक जो है वो खला होता है और काफ़िया रदीफ फिर भर्ती का होता है। हाँ। यही अलमिया चलता है। आपने अपने आप को कमिट करना है। वाह वाह वाह। आपने ये सोच के नज़म नहीं लिखनी कि ये एक अजीम सा फन पारा होगा, मुझे क्या पता वो होगा भी कि नहीं, नहीं होगा, नज़म बनी है कि नहीं बनी, नज़म बनी है कि नहीं बनी है। वाह। फिर दूसरी चीज़ें हैं जिस पे हमें बड़ा गौर करना चाहिए। इसको हम कहते हैं नरगिसियत, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म। आपको खुद अपने मिसरों पे आशिक नहीं होना होता। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। अगर कोई मिसरा आपको लगता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको उसको डिलीट करना होगा। यानी ऐसे ही है कि आप खुद अपनी आंखों की आशिक हो गए तो फिर तो ख्वाब नहीं देख सकते। हाँ, बंजर हो फिर नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं। आए आए आए। हाँ। तो लेकिन जब वाकई एक नज़म मुकम्मल हो जाती है तो आपको लगता है कि हाँ ये नज़म है, और नहीं होती तब भी आपको लगता है कि नज़म है। क्या बात है। लेकिन सिर्फ आप उसको शाया करने के लिए, किताब का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप कहते चलो यार कमज़ोर शेर भी तो होते हैं तो डाल दें। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि मत डालें। ये तो आपने मेरे उस जो आइंदा का सवाल था, अगला सवाल था कि नज़म कब लिखनी चाहिए, उसका जवाब आपने दे दिया। हम आते हैं सर अब उर्दू नज़म के मुख्तलिफ़ अदवार हैं, लेकिन जो जदीद दौर चल रहा है जिसमें हम कहते हैं 2000 के बाद का नज़मिया मंजरनामा, उसमें सरमद सरोश एक उनकी किताब आई अलगम, उसका बड़ा तज़किरा हुआ, बड़ा अच्छा उनका स्टाइल। इसी तरह फिर 90s के हमारे जो नज़म निगार हैं उनकी कंटिन्यूटी आगे आई। फिर डेरा इस्माइल ख़ान से हमारे एक नौजवान नज़म निगार हैं खुशहाल नाजिर, उनका बड़ा सिलसिला अच्छा देखने में आया, जो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जदीद जो नया लिखने वाला है सर, वो उसलूब की सतह पर कशमकश का शिकार है। कहीं पे ये कहा जाता है कि नज़म वो है जो गज़ल के दरवाज़े से गुज़र कर आई, और कहीं पर यह कहा जाता है कि नज़म वो है जो नसर के करीब तरीन हो, आपकी अपनी बात हो, चाहे वो किसी और रुझान से, मगरबी रुझान से उसका मैलान हो या ना हो, आप उसको बिल्कुल सादा और सहल अंदाज में लिखें। और जो मतलब इस्तिआरे हैं जैसे अंग्रेज़ी के अल्फाज हो गए, जो भी है वो सब उसमें इंक्लूड हो तो वो आज की नज़म और उसमें जाएगा। तो उसलूब की सतह पे सर आप क्या सजेस्ट करेंगे नए लिखने वालों को कि वो इस कशमकश से कैसे बचें? वैसे मेरे पास कोई ऐसा हदायतनामा तो नहीं, वो हदायतनामा शायर लिख गए हैं साकी साहब सर, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो उन्होंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है। कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तजुर्बा तो होता है ना सर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक तो ये कि आपके पास वाकई सब्जेक्ट होना चाहिए। वाह। स्पॉन्टेनियटी नहीं, जो मैंने कहा खुद रवि नहीं, स्पॉन्टेनियटी नहीं कि मैं वैसे ही बैठ के नज़म लिखने शुरू कर। सब्जेक्ट होना चाहिए बड़ा वाज़ेह आपके जहन में
कि इस सब्जेक्ट को मैं टैकल करने लगा हूँ। उसके बाद वो सब्जेक्ट बजाते खुद आपकी हैत की तरफ आपको राग़िब करेगा कि नज़म की ये फॉर्म दो। हाँ, बाकी ये लिटरेचर, इवन साइंस, इवन मेडिकल साइंस, ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई इनके इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आती रहती हैं, बहस चलती रहती है। ये सारी बहसें ही हमारे अदब को दिलचस्प बनाए। सार्थर ने अपनी शोरा आफाक किताब प्रॉब्लम ऑफ मेथड में एक टर्म इस्तेमाल की है। प्रॉब्लम ऑफ मेथड का मैं आपको बता दूं कि जो उनकी लेटेस्ट बुक आई है वो आई है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीज़न। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रॉब्लम ऑफ मेथड एक्चुअली उसका प्रीएम्बल था, इसलिए वो अहम है। उसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रैक्सिस। प्रैक्सिस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि एक नज़रिया, जैसे मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स ने एक नज़रिया दिया। उसके बाद उसके इर्द गिर्द एक माहौल पैदा हुआ। उसने कुछ हमारे अंदर, हमारी मुआशरत में, हमारे लिटरेचर में, हमारे एक दूसरे के ताल्लुकात में एक डेफिनेशन दी और वो रिवाज पा गया। फिर जब वो रिवाज पा जाता है कोई नज़रिया और अपनी मुआशरती तश्कील देता है, तो उसको कहते हैं हम प्रैक्सिस। वाह वाह। अब इसी तरह से लिटरेचर का मामला है। जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म आया पाकिस्तान में, वो देर में पहुंचा। यहाँ पे कोई 68 के करीब एग्जिस्टेंशलिज्म आया, जिस वक़्त नई नस्ल ने मार्क्सिज्म की बजाय एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ना शुरू कर दिया। वाह। यूरोप ने हिपीज़म को जन्म दिया। बिल्कुल। म्यूज़िक में भी इसके असरात आए, सिनेमा में भी इसके असरात आए। एक एग्जिस्टेंशियल बहस चली कि मैं और मेरी आज़ादी और मेरा और आपका ताल्लुक़ क्या है, उसकी डेफिनेशन। ये सवालात पहले नहीं थे। एक्चुअली एग्जिस्टेंशलिज्म ने हमारी जो रेजिमेंटेड कल्चर था कि आप इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर शलवार कमीज़ पहन के नहीं जा सकते, आपने पैंट पहननी है, आपने डाइनिंग टेबल के ऊपर ब्लैक ड्रेस में आना है, आपने किस रंग की टाई पहननी है, आपने टाई ज़रूर पहननी है, लूज़ किस्म के कॉलर आपने नहीं रखते। ये एक रेजिमेंटेड सिविलाइजेशन थी जो कि हमारा कॉलोनियल कल्चर था। ये कॉलोनियल कल्चर था, ये वाइट कल्चर था। एग्जिस्टेंशलिज्म ने बुनियादी तौर पे उसके खिलाफ रिवोल्ट किया। जैसे जंक फूड नहीं थी, ये बदतमीज़ी समझी जाती थी कि आप जा रहे हैं, आपने गाड़ी खड़ी की, आपने एक बर्गर ख़रीदा, वहीं से कोक ली, गाड़ी में बैठ के पिया उसको और चल दिए। ये कल्चर पहले नहीं था। ये कल्चर हिपीज़म की पैदावार है। सही। फिर वक्त गुजरता जाता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता, राइटर्स आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेडिशन को कंज्यूम कर लेते हैं। वो उनका तख्लीकी अमल बन जाता है। सही। लेकिन एक ऐसा ही वक्त आता है कि जब आदमी कहता है कि यार इनसे जान छुड़ाओ,
वो एक नया ज़माना आ चुका होता है, एक नया विजन तख्लीक हो चुका होता है। वो कहता है यार मैं तो चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ, मैं इस तरह से देखता हूँ। तो पहले मार्क्सिज़म कंज्यूम हुआ, तरक्की पसंद तहरीक जब चली, बड़ा जदीद नज़रिया था, लोग पढ़ते थे, इस पे बहस करते थे। आज हमारे लिए वो एक क्लीशे के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आज एग्जिस्टेंशलिज्म हमारे लिए एक क्लीशे है। वाह वाह। अच्छा, अब मैं आज की इस नशिस्त के आखिरी सवाल की जानिब आता हूँ। हम चाहे फ़िक्शन देखें चाहे नज़म देखें, हमारे दोनों सतह पे तख्लीक़कारों को सर पार्टीशन का, मज़हब का या जिन्स का, सेक्स का सहारा लेना पड़ता है। उसके अलावा वो नहीं समझते कि उनकी तख्लीक में कोई बड़ापन आएगा या शऊरी तौर पर उनकी काविश कामयाब हो सकेगी। ऐसा क्यों है? ज़रा अपने सवाल को रिपीट करें। अच्छा, क्योंकि ये फोकस नहीं है किसी खास समत जी, में। मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। हमारे आज के नज़्म निगार और फिक्शन निगार दोनों 3 समतें हैं: मज़हब, जिन्स, पार्टीशन यानी तारीख़। वो कोई भी बड़ी नज़्म या तवील नज़्म लिखना चाहेंगे तो इन 3 चीज़ों का सहारा लेंगे। नया नावल फ़िक्शन की सूरत में अगर आना चाहेगा तो आज तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, यही 3 कॉर्नर्स लिए जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए ये 3 चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए हुए। आप देखें मज़हब में हर 4 फ़िक़ा तो हमारे ट्रेडिशन में है ना। जी बिल्कुल। अब तो मामूली चीज़ों से भी अलग अलग फ़िक़ा कर दिया। ऐसे ही है। फिर यूट्यूब के फ़िक़े अलग हैं, यूट्यूब के फ़िक़े अलग हैं। फिर आप देखें कि यूरोप मज़हब के ऊपर बात नहीं करता, अलग कर लिया क्योंकि उन्होंने चर्च को अलहदा कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ क्योंकि मज़हब की बहुत ग्रिप है, समाजी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी, और जो मुल्लायत है उसने मज़हब के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी। वो भी ख़त्म कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए आज हमारे लिखने वाले के लिए मज़हब के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मौज़ूआत बन गए हैं। दूसरा जिन्स, आप देखें कि वेस्ट ने जिनसी आज़ादी दे के इस मौजू को ख़त्म कर दिया है। हमारे यहाँ तो अभी वुमन लिबरेट ही नहीं हुई। क्या बात है सर। हमारे यहाँ तो वुमन को अभी हकूक़ ही नहीं दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो 80% जो लोग हैं वो आज भी समझते हैं कि औरत हमारे पाँव की जूती है। ऐसे ही है। तो सेक्स हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया। तारीख भी इसी तरह, पार्टीशन भी। पार्टीशन इसलिए बन गया कि आज तक जो हमारी नेशनल कंट्राडिक्शन चली आ रही है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। इंडिया, हम हर चीज़ में अपना मुकाबला सिर्फ इंडिया से करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि ईरान में कौन सी फिल्में बन रही हैं या ईरान में कौन सी पोइट्री हो रही है। वाह। हमने कभी नहीं सोचा कि टर्किश ड्रामा क्या है, पोलैंड में कैसी नज़में लिखी जा रही हैं, हंगरी में कैसा थिएटर हो रहा है। मैं तो अपने नेबर्स की बात करता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे निकल रहा था। हाँ, लेकिन हमारे लिए ये मसला हमने इवन सर चाइनीज़ लिटरेचर को नहीं देखा, नेबर की अगर बात करें तो। नहीं, हमने देखा बिल्कुल भी नहीं। इवन अफगानिस्तान में तो 2000 के बाद जो वहाँ पे शायरी हो रही है वो अगर यहाँ पे तर्जुमा हो तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर फतवे लग जाएं। इवन जो सऊदी अरब में लिटरेचर लिखा जा रहा हाँ, ये भी बात दुरुस्त है। हाँ, तो ये किताब एक मेरा एक दोस्त है वो अरबी में ट्रांसलेट कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सऊदी अरब में इस तरह का मॉडर्न लिटरेचर है। वाह। क्योंकि ख़ुद मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। दुरुस्त। चंद तर्जमे पढ़े हैं मैंने जो कि
यासर अरफात का की जो स्ट्रगल थी, बिल्कुल, उसके इर्द गिर्द जो घूमते थे, ये नहीं पढ़े। लेकिन हमें हर वक्त मुकाबला अगर है तो इंडिया से है। वहाँ कैसी फिल्में बन रही हैं, हमारे यहाँ क्या है। वहाँ कौन सी पोइट्री हो रही है, हमारे यहाँ कौन सी पोइट्री हो रही है। तो इस चीज़ ने हमें वो जो एक तारीख़ी ट्रेजेडी थी उसको हमारे ज़हन में हमेशा ज़िंदा रखा हुआ है। तो ये मौजू बनता है। बहुत मुदल्लल अंदाज से सर आपने सब पे बात की। आपका बहुत शुक्रिया आपकी आज की इस नशिस्त के लिए। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नहीं सर, आपकी शफ़क़त है। दोस्तों, ये गुफ्तगू नहीं है, वो कहते हैं ना कि एक आलम से गुफ्तगू एक आलम से गुफ्तगू होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।